हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का टर्म वन का सैम्पल पेपर सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 25 मार्क्स का होगा और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका आएगा 5 नंबर का, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर हैं, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और आईसीटी स्किल। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में आपके 3 चैप्टर हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके 3 चैप्टर भी आपको बताए थे, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और आईसीटी स्किल, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश फीडबैक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्जेशन दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा फीडबैक है जिसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है उस लर्नर को, लर्नर मतलब जो सीखता है, लर्नर को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है रिटन कमेंट्स या फिर वर्बल कन्वर्जेशन के रूप में, जिससे कि लर्नर समझ जाए कि वो उसे क्या इंप्रूव करना है। तो इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आपकी पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है आपकी स्कूल में, तो आपका टीचर जो है आपको और आपके पेरेंट्स को अच्छे से समझाता है कि इसकी मैथ्स वीक है, इसे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, ये इसे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं? वो होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल क्या होता है फिर? भाई नॉन वर्बल तो समझ में आ गया, वर्बल क्या होता है? वर्बल में होता है जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं। किसका? वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जब हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और बिना शब्दों के प्रयोग के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि स्माइल कर दी, गुस्सा दिखा दिया, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर बॉडी लैंग्वेज से, तो ये सब आते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का गेट्स अप एट 6 AM। देख लो भाई, सोने का अच्छी लड़की है, वो 6 बजे सुबह उठ जाती है, सुबह 6 बजे उठ जाती है। उसके बाद हॉबी क्लासेस के लिए जाती है, उसके बाद फिर से घर आती है। ठीक है, एंड फिनिशेज होमवर्क, फिर अपना होमवर्क करती है। बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क कर लेती है। शी डज ऑल द वर्क बाई हर सेल्फ, वो अपने आप ही सारा काम करती है, अपना अपना काम वो अपने आप ही करती है। नो वन टेल्स हर टू डू सो, कोई भी उससे नहीं बोलता कि भाई अपना होमवर्क कर ले, अपनी क्लासेस के लिए जा, अपने स्कूल चले जा, नहीं बोलता कोई। सब काम वो अपने आप ही करती है। तो हम इस चीज को बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इसे हम बोलते हैं, वो अपने आप मोटिवेट हो रही है। तो आप भी सोनिका से कुछ सीखिए और सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर लाइए, जैसे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। मतलब समझिए इसको, मतलब जब हम किसी भी बंदे से हाई एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके जो दिमाग में जो स्ट्रेस बनता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आप अभी क्लास 10th में हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे जोर डाल रहे हैं कि भाई मुझे 99% ला के दो। आपके पापा कह रहे हैं आपसे कि मुझे 99% चाहिए तुझसे। तो आपके दिमाग पे कुछ ना कुछ जोर पड़ेगा, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आपके अंदर एक टेंशन बन जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस। किसी भी बंदे को इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनपुट पे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनपुट पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही रेस्पॉन्ड कर देता है? तो वो उसे बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। किस मेजर का यूज करोगे, मतलब किस चीज का यूज करोगे आप कंप्यूटर को थ्रेट और वायरस से बचाने के लिए? तो मान लो कि आपके कंप्यूटर में वायरस आने वाला है, तो आप क्या करोगे? शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर कर दोगे, ले भाई मेरा फ़ोन का पासवर्ड ये है, फ़ोन ले जा और इसमें वायरस डाल दे। नहीं। अलाउ एनीवन टू यूज़ योर डिवाइस, किसी को भी अलाउ कर दोगे कि मेरा फ़ोन यूज़ कर ले? नहीं करोगे भाई। लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट, कंप्यूटर से लॉग आउट ही नहीं करोगे, लॉग इन हुआ छोड़ दोगे। भाई आप अपने मान लो अपने कंप्यूटर लैब में गए स्कूल में और वहाँ पे आपने कोई भी अपनी, मान लो फेसबुक का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने फेसबुक की आईडी वहाँ पे लॉग इन कर दी कंप्यूटर लैब में।
तो आप लॉग आउट करके आओगे कि वैसे ही छोड़ाओगे? लॉग आउट करके आओगे ना। तो इस ये तीनों ऑप्शन तो हो गए आपके कैंसिल। आपका आंसर हो जाएगा यूज एंटीवायरस। आप एंटीवायरस का यूज करके कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हो। फेसबुक का मैंने बस एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे बात कंप्यूटर की हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। यार लाइट कम है, या तो मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी अपनी। वेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग। एक बात बताऊं वैसे, यहाँ पे देखो पार्ट भी शुरू हो गया है। एक चीज देखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे नोट्स में नहीं है। मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं अपनी जो है वीडियो बंदी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन अ सिंगल स्टेप। मतलब आप कौन सी चीज अप्लाई करते हो ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स को अप्लाई करने के लिए। फॉर्मेट्स क्या होते हैं? बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, बॉर्डर लगाना, ठीक है, हेडर फुटर अप्लाई करना। तो इतने सारे इफेक्ट्स को अगर आप एक साथ अप्लाई करना चाहो तो उसके लिए हम स्टाइल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। एक और बात बताऊं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से आपको 15 करने थे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से 15 करने हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने थे। तो आप देख सकते हो कि कितनी आपको चॉइसेस दी जा रही हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से 15 करने हैं। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग द सब टोटल इन स्प्रेडशीट। मैंने आपको सब टोटल पढ़ाया था स्प्रेडशीट के अंदर। तो उसमें हम डाटा को अरेंज करते थे और उसके बाद उस पर एक फंक्शन अप्लाई करते थे। तो सब टोटल की मदद से हम कौन सा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते? तो परसेंटेज फंक्शन हम अप्लाई नहीं कर सकते सब टोटल की मदद से। आगे बढ़े। इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। चूजन एंकर पॉइंट के रिलेशन में किसी भी ग्राफिक का वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट क्या कहलाता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब आपको पता ही है। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे के सारे चैप्टर्स की सारी के सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की। उनका और उन वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगी। तो वहां से आप नोट्स से भी पढ़ोगे ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखे हुए हैं। मतलब जो जो नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन उनमें से ही आए सैम्पल पेपर में, तो देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट। किसी भी ग्राफिक का वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट विद रेफरेंस टू द चूजन एंकर पॉइंट, उसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट। अ डैश इज अ मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। ये कौन सी चीज है जिस जो एक मॉडल होता है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं? द टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट इज यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। डैश स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डैश स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट्स। मतलब विद इन अ पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ का जो अंदर का टेक्स्ट है, मैं पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट है, जो अक्षर उसमें लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? अक्षर, वर्ड्स, कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर उसके अंदर लिखे हुए हैं उन पे कोई स्टाइल अगर हम अप्लाई करें, जैसे कि हम उसमें फॉर्मेट अप्लाई कर दें टेक्स्ट पे, जो है हम साइज बढ़ा दें उसका, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, ये जो चीज़ें हैं ना वो आपकी कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? कैरेक्टर स्टाइल के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखना। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक और बात बता दूं आपको, मैंने एक वीडियो में जो है जैसे कंप्लीट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के एमसीक्यूज कराए थे, तो उस एमसीक्यूज में मैंने बताया था कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब मैंने एक वीडियो डाली थी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस चैप्टर के एमसीक्यूज की, मैंने उसे बताया था कि इस एमसीक्यूज में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। और सैम्पल पेपर आया है, देखो सैम्पल पेपर आने से पहले वीडियो बनाई थी, और सैम्पल पेपर में देख लो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से दिए हुए हैं। ठीक है, टू रिपीट अ ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमें अगर कोई भी इमेज बैकग्राउंड में फिट करना है, आपने देखा होगा आप जब किसी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर वगैरह लगा देते हो। ठीक है, अगर आपको ग्राफिक लगाना हो, ग्राफिक जैसे इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको बैकग्राउंड में लगाना है, तो उसके लिए आप टाइल ऑप्शन का यूज करोगे। किसका? टाइल वाले ऑप्शन का आप जो है यूज करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो सिनेरियोज जो होते हैं वो टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करते हैं। व्हाट इफ क्वेश्चंस क्या होते हैं पूरा पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको, पूरा का पूरा डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। डैश इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड। मतलब हम किसी भी इमेज को बैकग्राउंड में रैप करना चाहते हैं और या फिर हम वाटरमार्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का। कौन से ऑप्शन का?
ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का, इस पर टिक लगा देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें वाटर मार्क वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। जैसे वाटर मार्क में क्या होता है कि इमेज जो है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। तो ट्रांसपेरेंसी की लेवल को अगर हम बढ़ा देंगे तो वाटर मार्क बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकें, ट्रांसपेरेंट उसी से बना है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। It refers to a cell or range of cells on a worksheet and can be used to find the values of data you want to formula to calculate। मतलब ये जो चीज है, कौन सी चीज, जो आंसर है इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसकी मदद से हम फॉर्मूला, जिसे हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हम किसी भी सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स का भी दर्जा देते हैं, वो होती है आपकी सेल रेफरेंस। जैसे सेल रेफरेंस का एग्जांपल दूं आपको, जैसे सेल है A2, कोई भी सेल होगा B2, तो B2 जो है ना उस सेल की सेल रेफरेंस है। किसी भी सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं। डैश टोटल्स एड्स डाटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल्स और कॉलम्स और रोज। सब टोटल इसका आंसर होगा। इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को क्या करते हैं, ऐड या फिर टोटल करते हैं जो कि एरे में अरेंज्ड होती हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया अभी था। A hyperlink, a dash hyperlinks contains the full address of the destination file or web page। डेस्टिनेशन फाइल का फुल एड्रेस रखने वाला हाइपरलिंक कौन सा होता है, उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है वो डेस्टिनेशन का कंप्लीट एड्रेस रखता है। अभी रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे आगे, इसका भी क्वेश्चन है सिंपल पेपर के अंदर। विच आर द फॉलोइंग इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। इनमें से कौन सा जो है गोल सीक से भी आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो है सॉल्वर। अंतर क्या है गोल सीक और सॉल्वर में, गोल सीक वन वेरिएबल के अंदर काम करता है और सॉल्वर मोर देन वन वेरिएबल के अंदर काम करता है। डैश मींस कंबाइनिंग डाटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। बताया था मैंने आपको, याद रख लेना। तो क्वेश्चन आ भी गया है कि कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम डिफरेंट वर्कशीट से सिंगल वर्कशीट में हम डाटा को कंबाइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं कंसोलिडेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश लिंक will stop working only if the target is moved, while a dash link will stop working only if the target and start locations change relative to each other। ठीक है, इसे देखिए कौन सा लिंक है जो कब काम करना बंद करेगा। चलो पहले आंसर बताता हूँ इसका, होगा सी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। मतलब यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट, यहाँ पे आएगा रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट लिंक जो है जब काम करना बंद करता है जब हम टारगेट को मूव कराते हैं, और रिलेटिव लिंक कब काम करना बंद करता है जब स्टार्ट लोकेशन और टारगेट लोकेशन की रिलेशन चेंज करते हैं आपस में, तब रिलेटिव लिंक टूट जाता है। ये सब भाई अब मैं फिर से बार बार वही बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। तो अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा भी नहीं है तो आप यहाँ सीधे सैम्पल पेपर सॉल्व करने आ गए तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, पहले पढ़िए, मुझसे नहीं पढ़ना तो किसी और से पढ़िए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना ही चैनल। क्यों? क्योंकि मेरे नोट्स में से एक एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में से ही है, ठीक है, ये मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। ये जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको अच्छे से समझाया था। डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैकएंड्स। डाटाबेस सर्वर जो है वो बैकएंड्स होते हैं और हम जो है ना हम फ्रंट एंड पे काम करते हैं। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं टेबल के अंदर, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। डैश इंक्लूड फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर ऑफ फॉर्मेट्स इन अ सेल प्रोटेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेल पे सेल का बॉर्डर, अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कौन सी स्टाइल के अंदर मिलेगा भाई? सेल स्टाइल के अंदर मिलेगा। भाई सेल पे कोई इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो सेल स्टाइल की मदद से ही तो करोगे। इसका आंसर हो जाएगा सेल स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट शीट टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। बाय डिफॉल्ट जो शीट टैब्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो बॉटम पे जो है शीट टैब्स प्रेजेंट होते हैं। ओपन ऑफ स्केल का आपको मैंने दिखाया था, ओपन ऑफ स्केल के अंदर सबसे नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ होता है, तो वो आपके शीट टैब्स होते हैं जो कि बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। सेल रेफरेंस मैंने आपको बताई थी। सेल रेफरेंस है ना स्पेशली फॉर द रेंज B2 टू F15। B2 से लेके F15 के लिए सेल रेफरेंस क्या होगी? वो होगी ये वाली C वाली, B2 फिर 2 बिंदी और फिर F15। आगे बढ़ते हैं। डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटेड टू द टेक्स्ट। ग्राफिक्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे स्टैक्ड है। जैसे मान लो ये एक ग्राफिक है और मैंने एक और ग्राफिक, यानी ग्राफिक का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इमेज, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे स्टैक्ड है। मतलब ये जो है इसके जस्ट ऊपर है, ये वाला जो ग्राफिक है वो इस वाले के जस्ट ऊपर है या फिर थोड़ा बहुत साइड में है, वो सब हम अरेंजमेंट की मदद से
देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। कौन सी वीडियो में दिखाया था? इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, सेशन नंबर 2, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, डाल देना, नीचे प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना। मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजेशन रियूनियन मीट फॉर देयर एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स। भाई कोई यूनिवर्सिटी है मिलेनियम यूनिवर्सिटी, वो कोई मीट वगैरह कराना चाहती है, करवा लो भाई। फॉर दिस पर्पज, इस कार्य के लिए यूनिवर्सिटी वांट्स टू सेंड द इनवाइट टू ऑल दीज स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आपने इनवाइट देखा ना, आपके मन में तुरंत मेल मर्ज का नाम आना चाहिए, तुरंत जैसे ही आपने इनवाइट देखा तुरंत मेल मर्ज का नाम आना चाहिए, लेकिन पूरा क्वेश्चन भी आपको पढ़ना चाहिए। टू ऑल द स्टूडेंट्स विद देयर डिफरेंट एड्रेसेस। भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका सेम एड्रेस तो होगा नहीं यूनिवर्सिटी में, भाई इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी का सेम एड्रेस नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो डिफरेंट एड्रेस हैं। तो वर्ड प्रोसेसर का वो कौन सा ऑप्शन यूज करें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए? तो मेल मर्ज का ही यूज करेंगे। मेल मर्ज में क्या होता था, सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन के पास भेज देते थे डिफरेंट एड्रेसेस के साथ, तो मेल मर्ज का वो यूज कर सकती है। प्रेशा इज अ बुक एडिटर, जो प्रेशा है एक लड़की है, वो बुक एडिटर है, अच्छी बात है। शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ, सारे के सारे पैराग्राफ का इंडेंटेशन चेंज करना चाहती है। एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक, और सारे के सारे टाइटल्स का फॉन्ट चेंज करना चाहती है। तो वो क्या यूज करेगी? बट स्टाइल यूज करेगी। ठीक है, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन डॉक्यूमेंट। एक और बात बता दूं, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन में से 5 करने थे। ठीक है, ये चीजें आप गौर कर लेना, बताने वाली बात नहीं है वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। भाई गौरव है एक लड़का, अच्छा बच्चा है, उसने एक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज इंसर्ट कर लिया है। फिर ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज। जैसे उसने ऐसा इमेज इंसर्ट किया, उसमें से इस वाले एरिया को जो है वो रिमूव कर देना चाहता है, ये वाला जो एरिया है इसको वो रिमूव करना चाहता है। तो उसके लिए वो कौन सा ऑप्शन यूज करेगा? तो आप भी यूज करते होंगे, क्रॉप नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसे आप अपने मोबाइल में भी यूज करते होंगे, जैसे आप अपने मोबाइल में भी यूज करते होंगे। तो अगर अनवांटेड एरिया अगर उसे रिमूव करना है तो वो क्रॉप ऑप्शन का यूज करेगा। हेमा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हेमा है एक लड़की जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अबे चार्टर्ड अकाउंट क्या होता है? अरे कुछ मतलब नहीं है, देखो, शी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट। हाँ, तो वो स्प्रेडशीट के अंदर काम करती है और अकाउंट्स को मेंटेन करती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है ना? ऑन एवरीडे बेसिस, उसे डेली एक ही काम करना पड़ता है, डेली एक ही काम करना पड़ता है। अब समझ में आने लगा, जब डेली सेम काम करना पड़ता है तो हम मैक्रो का यूज करते हैं। लेकिन रुको जरा, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हम पहले। दे आर नंबर ऑफ स्टेप्स वी नीड टू फॉलो एवरी टाइम। उसे डेली डेली सेम स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया, जब हमें डेली डेली सेम स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं तो हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो आप कौन सा फीचर उसे यूज करोगे? बिना रिपीट करे जब उसे काम कर दे, वो किसी भी काम को चाहे बिना रिपीट करना चाहती है तो कैसे करेगी? तो उसे हम कर सकते हैं सजेस्ट मैक्रो, वो मैक्रो की मदद से इसे कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन, ये जो है मैंने पढ़ाया था आपको क्रिएट एंड यूज मैक्रोज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस चैप्टर की जो फाइनल वीडियो थी, लास्ट वीडियो नंबर 4, उसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस चैप्टर का सेशन नंबर 3 जो है, उससे ये क्वेश्चन है, देखिए एक बार। राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैड एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज। राज एक बच्चा है जिसने एक स्प्रेडशीट बनाई है, वर्कशीट बनाई है, जिसमें उसने अपने एम्प्लॉयज के बारे में, राज बॉस है और उसने अपने एम्प्लॉयज के बारे में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है एक स्प्रेडशीट के अंदर। ही वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू गो थ्रू द वर्कशीट। उसने क्या कहा अपने एम्प्लॉयज से कि आप एक बार इस वर्कशीट को चेक कर लीजिए और अपना एड्रेस और फोन नंबर एक बार चेक कर लीजिए और अपडेट कर दीजिए। जैसे कि मैंने आप सब मेरे स्टूडेंट्स को मान लीजिए, मैं चाहता हूँ मैं आपकी एक लिस्ट बना दूँ, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस लिख दूँ, एक स्प्रेडशीट बना दूँ, एक टेबल बना दूँ जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख दूँ, और मैं आपसे बोलूँ कि एक बार आप चेक कर लो, आपका अगर मोबाइल नंबर गलत है तो आप उसे सही कर दो। लेकिन मैं इतना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो आपने चेंज किया है, जो चीज़ें आपने बदलाव किया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए, मुझे पता चल जाए कि आपने फ़ोन नंबर चेंज किया है, मुझे पता चल जाए कि आपने एड्रेस चेंज किया है। तो इसके लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर देंगे, इसका ट्रैक चेंजेस का। ठीक है, ये रहा ना, ही ऑल्सो वुड लाइक टू नो द चेंजेस डन बाय द एम्प्लॉयज। उसके लिए आप यूज़ करोगे ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अक्षत वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट इंफॉर्मेशन अबाउट इज फ्रॉम इन डाटाबेस। अपने डाटाबेस में वो जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को इंसर्ट करना चाहता है। विच टाइप ऑफ टेबल और ऑर्गेनाइजेशन
वुड मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। तो कौन सा टेबल जो है वो यूज करना चाहता है, तो देखो इसका आंसर होगा आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। भाई इसके रीजन है, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई रिलेशनल ही होगा, फ्लैट फाइल नहीं होगा। देखो फ्लैट फाइल में क्या होता है कि सिंगल टेबल में डाटा स्टोर होती है, रिलेशनल में क्या होता है कि मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होती है। तो हो सकता है जो अक्षत है वो एक सिंगल टेबल में ही डाटा को स्टोर कर ले, हो सकता है ना। तो इसका आंसर होगा सी। और सीबीएसई बोर्ड ने भी इसका आंसर सी ही दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने भी इन सब के आंसर जो हैं दिए हुए हैं बोर्ड ने, तो इसका आंसर सी ही दिया हुआ है, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। या तो वो रिलेशनल या फिर फ्लैट फाइल जो है टेबल का यूज कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट। सुनीता है एक लड़की जो कि एक प्रोजेक्ट बना रही है स्प्रेडशीट के अंदर। हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर हाउ टू रिनेम अ स्प्रेडशीट एज इट विल हेल्प हर आइडेंटिफाई द वर्कशीट डाटा इजीली। तो उसका एक फ्रेंड है या फिर उसकी एक फ्रेंड है जिसने उसे बताया कि वर्कशीट का नाम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट का नाम कैसे चेंज करते हैं उसने उसे बता दिया है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टोल्ड सेम टू हर ब्रदर। और जो वो सुनीता है वो खुश हो गई और उसने अपने भैया को बता दिया। ठीक है, जैसे ये है सुनीता, ठीक है, सुनीता ये, इसके बाल हैं बढ़िया से, और ये है उसकी फ्रेंड, ठीक है, इसके भी बाल हैं अच्छे, ठीक। इसने इसको बता दिया, इस लड़की ने इसको बता दिया कि स्प्रेडशीट को रिनेम कैसे करते हैं। अब इसका भाई है एक, इसका भाई है जंगली, इसने इसे बता दिया खुश होकर कि भैया ऐसे होता है स्प्रेडशीट को रिनेम, वर्कशीट को हम रिनेम ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, हर ब्रदर टोल्ड दैट इन स्प्रेडशीट अ वर्कशीट कैन बी रिनेम्ड। उसका भाई और भी चालू निकला। भाई उसका भाई जो है उससे भी आगे निकला, उसे पहले से ही कंप्यूटर चलाना आता था। उसने कहा अरे तूने तो मुझे एक तरीका बताया है, इस वर्कशीट को रिनेम करने के तो कई तरीके होते हैं, वर्कशीट को रिनेम करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने तरीके होते हैं स्प्रेडशीट को या फिर वर्कशीट को रिनेम करने के। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 तरीके होते हैं वर्कशीट को रिनेम करने के। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सुनीता है, उसकी फ्रेंड है, उस सुनीता की फ्रेंड ने सुनीता को बताया कि स्प्रेडशीट को इस तरीके से रिनेम करते हैं। फिर सुनीता ने एक्साइटमेंट में आके अपने भाई को बताया, उसका भाई पहले से ही मास्टर निकला, उसने कहा कि अरे तूने तो मुझे एक तरीका बताया, मुझे तो 3 तरीके बताए हैं। ठीक है, तो कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं स्प्रेडशीट को रनिंग करने के। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? या तो शीट टैब पे डबल क्लिक कर दो, या फिर राइट क्लिक करके रिनेम वर्कशीट पे क्लिक कर दो, या फिर फॉर्मेट मेनू के अंदर जाओ और उसमें फॉर्मेट मेनू पे शीट पे क्लिक करो, रिनेम पे क्लिक कर दो। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा और आपसे क्वेश्चंस हो भी गए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से पढ़िए। तब इस क्वेश्चन को, 7 पेपर को दोबारा से देखिए, और उम्मीद है आप जब दोबारा इसको सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।